हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक ही हूँ। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं अपने मन की कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं किसी से शेयर नहीं करती, पर मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई भी बात आपको अंदर तक परेशान कर रही है, अगर किसी भी बात से आप बहुत दुखी हैं, अंदर ही अंदर उससे फाइट कर रहे हैं, किसी से भी ये बातें कह नहीं पाते हैं, इनके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि शेयर करने से तकलीफ पता नहीं कम होती है या नहीं, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से हार रही हूँ। धीरे धीरे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये सोचकर कि शायद मैं ये बात आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी तो शायद मेरी कुछ तकलीफ़ कम हो, थोड़ा मेरा दिल हल्का हो। और इसी वजह से मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, किसी को अच्छा लगने या ना लगने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। भगवान ने जिनको संतान सुख दिया है, जिनके बच्चे हैं, पर मैं अपनी किस्मत का क्या कहूँ, भगवान ने मुझे ये सुख भी अभी तक नहीं दिया है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अगर कोई औरत विधवा हो जाती है ना, तो तरह तरह की बातें करते हैं लोग, मतलब इसका कैसा नसीब था, कितनी बदकिस्मत थी, कि मतलब तरह तरह की बातें होती हैं। और इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ। इतना बुरा दिन, विधवा एक ऐसा नाम है, ऐसा कलंक है एक औरत पे, जब ये लग जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है। चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसका अतीत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसके जीवन की कहानी होती है। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मेरी कहानी शुरू होती है शादी से पहले। 2018 का वो साल जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा खासा मेरा परिवार, माँ, पापा, 2 बहन, 3 भाई, बहुत अच्छा लाइफ जी रही थी मैं शादी से पहले। 2018 से मेरी कहानी इसलिए शुरू होती है क्योंकि उससे पहले मेरे भैया की शादी और दीदी की, दोनों लोगों की शादी हो चुकी थी। मेरी ही बारी थी शादी की, लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही थी और मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। इस वजह से वो हमेशा पापा से बोलती रहती थी कि एक लड़की का शादी कर दिए, अब एक संध्या का भी शादी कर लेंगे, तो मतलब एक होता है ना बेटियों का जो जिम्मेवारी, तो उसको लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी छोटी बेटी का भी शादी कर दूं। पापा भी सुनते थे, इग्नोर करते थे, चलो कर लेंगे, होगा शादी, इतनी जल्दी भी क्या है। पापा मम्मी को समझाते भी थे कि देखो, इससे ज़्यादा उम्र की लड़कियां हैं जो अभी कुंवारी हैं, क्या जल्दी है शादी का, होगा ना, अच्छे से पढ़ाई पूरा कर ले, इसके बाद शादी होगा। लेकिन पापा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मम्मी का हेल्थ को लेके टेंशन में हो जाते थे कि चलो वो कह रही है तो ठीक है। उस समय अक्टूबर का महीना चल रहा था और मेरा पेपर था बीकॉम फाइनल का, पेपर देने मैं गई थी। नवरात्रि शुरू हो गया था और मेरा लास्ट पेपर बचा था बीकॉम फाइनल का, जो मैं गई थी पेपर देने के लिए। मुझे पता नहीं था कुछ भी घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं। और जब मैं वहाँ से पापा को कॉल की, क्योंकि जब मैं पेपर दे के घर आ रही थी तो मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची कि पापा को कॉल करके, और छोटा भाई घर ही पे था, तो मैं सोची उससे बाइक मंगवाऊंगी और लेके आएगा, फिर मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि की वजह से बहुत भीड़ चल रहा था मार्केट में और गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी। जब मैं पापा को कॉल की तो पापा बस इतना बोले कि बेटा मैं कहीं आया हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो मैं भी फ़ोन रख दी, मुझे लगा कहीं गए होंगे पापा। फिर मुझे फिर एक ऑटो मिला, मैं घर आई। घर आने के बाद मम्मी से मुझे पता चला कि पापा मेरी शादी के लिए कहीं लड़का देखने गए हैं। तो
शाम तक वो लोग वापस भी आ गए, क्योंकि वो सुबह के गए हुए थे, मेरे पेपर देने जाने के बाद वो गए थे। मेरे पापा और मेरा छोटा भाई दोनों लोग गए हुए थे, क्योंकि भैया उस टाइम बाहर थे, कहीं मतलब जॉब के लिए गए हुए थे। और मेरा जो मझला भाई है, मुझसे जो छोटा है, वो भी घर पे नहीं था, वो भी कहीं दिल्ली या कहीं गया हुआ था। उसके बाद छोटू था, छोटू और पापा दोनों लोग आए थे यहाँ देखने के लिए। और जब पापा शाम को घर पहुँचे तो मम्मी से बोले कि हम लोग लड़का भी देख लिए, घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा लगा, फिर भी लड़की की शादी की बात है, एक बार फिर हम लोग जाके कुछ लोगों को साथ में लेके जाएंगे और देख लेंगे। उसके बाद अगर सबको पसंद आ जाएगा तो अपना फिक्स कर देंगे डेट उट। ठीक वैसा ही हुआ। उस कुछ दिनों बाद कुछ और रिलेटिव के लोग सब लोग आए यहाँ, देखे, सबको पसंद आया, शादी फिक्स हो गया। 15 अप्रैल 2019 को तिलक का डेट फिक्स हुआ और 19 अप्रैल 2019 को शादी का डेट फिक्स हुआ। आप सबको तो पता ही है, जब लड़की की शादी का डेट फिक्स होता है तो कितना सारा काम होता है। टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि अक्टूबर में ये लोग देखने आए थे और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ का ही समय था। अप्रैल में ही शादी था, तो बस सब शादी की तैयारियों में लग गए। और इनसे मेरी मतलब शादी से कुछ दिन पहले से बातचीत भी होती थी, तो मैं भी बहुत खुश थी अपनी शादी को लेके, क्योंकि एक होता है ना इंसान का नेचर। जब मैं इनसे बातचीत करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, पापा मेरे लिए बहुत ही सही लाइफ पार्टनर ढूंढे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सही थे। बात भी करना, रिस्पेक्ट देना, बहुत ही, सच पूछिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी शादी को लेके कि मेरी शादी अच्छी फैमिली में हो रही है, क्योंकि मेरी सासू माँ से भी मेरी बातचीत हुआ करती थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गया। लेकिन हर लड़की के मन में एक डर बैठा होता है कि कितना भी अगर शादी से पहले थोड़ा बात भी कर ले, फिर भी मन में जो डर होता है वो होता ही है कि वहाँ फैमिली वाले कैसे होंगे, मेरे जाने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे, किसका कैसा नेचर होगा, व्यवहार होगा। क्योंकि फ़ोन पे तो सभी अच्छे से बात करते हैं शादी से पहले। लेकिन जब मैं यहाँ आई तब यहाँ का जो मैं सबका अपने प्रति व्यवहार देखी, प्रेम देखी, अपनापन देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं ससुराल में आई हूँ। बहुत ज़्यादा सबसे प्यार मिला। और ख़ास तौर पे मेरे पति देव, मैं उनको पति देव कह के ही बुलाती थी। और ये चीज़ें मेरी मम्मी जी को बहुत अच्छा लगता था कि सब लोग बाबू, सोना, डार्लिंग, डियर इस तरह के नामों से बुलाते हैं, लेकिन मेरी बहू संध्या मेरे बेटे को मतलब अपने पति को पति देव बुलाती है। उनको बहुत ज़्यादा खुशी होता था ये चीज़ें सुन के, और मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी। एक होता है ना, एक लड़की का अपना मायका छूटता है तो ससुराल, और ससुराल में सास अगर माँ जैसी मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और यहाँ तो चाहे मेरे पति देव हो या फिर मम्मी जी हो या फिर मेरे 2 देवर, उन लोग का भी व्यवहार मेरे प्रति बहुत सही था। और मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज अभी हैं, अच्छे हैं। और उस टाइम मेरे ससुर जी कलकत्ता में जॉब करते थे और मेरे हस्बैंड और मेरे मझले देवर जी दोनों लोग दिल्ली में जॉब करते थे। और छोटे वाले जो थे वो घर पे रहते थे, मम्मी जी थी और मैं। तो जिस तरह से मेरा यहाँ वेलकम हुआ, सबका प्यार दुलार मिला, बहुत ही अच्छा लगता था। शादी में मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, पापा जी सब लोग 20-25 दिन का छुट्टी लिए थे। तो जैसे ही शादी का 10 दिन बीता, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से कॉल आने लगा, क्योंकि उनकी छुट्टियां जो थी ख़त्म हो गई थी, तो उनको वहाँ जाना था वापस। तो मम्मी जी बोली कि अभी संध्या यहीं रहेगी 1.25 महीने तक, जो मांग बोरा जाता है, तो उसके लिए मम्मी जी मुझे यहाँ रोक ली। फिर ये दोनों भाई दिल्ली चले गए। फिर 1.25 महीना जैसे बीता, बहुत अच्छे से मम्मी जी के साथ मतलब रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मम्मी जी के साथ रहना, बहुत कॉमेडी करती थी, हंसाती रहती, कभी भी मुझे उदास नहीं देखना चाहती थी। कभी भी मैं अगर थोड़ा उदास होती तो बोलती कि मम्मी की याद आ रहा है, मम्मी से बात कर लो। बहुत ही अच्छी नेचर की थी।
उसके बाद जैसे ही 1.25 महीना बीता, मुझे मेरे हस्बैंड बोले कि आओ दिल्ली आ जाओ, यहाँ पे तुमको घुमा देंगे, घूम फिर लेना, थोड़ा दिन रहना यहाँ पे, उसके बाद फिर मम्मी के पास गांव पे चली जाना। मम्मी से पूछे, मम्मी बोली कि ठीक है ले जाओ, क्या दिक्कत है, शादी किए हैं तुम्हारे साथ ही रहने के लिए ना, ले जाओ घुमाओ फिराओ। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से टिकट करवाए और मैं और मेरे छोटे देवर जी वहीं मुझे छोड़ने के लिए गए थे। तो हम लोग दिल्ली पहुँचे। मैं जब उनको देखी ना, बता नहीं सकती कितना खुशी हुआ। फिर हम लोग गए, रूम पे गए, फ्रेश हुए ना, उसके बाद खा पी के हम लोग आराम किए। कि उस टाइम जब मैं गई थी तो 1.5-2 महीने वहाँ रुकी थी दिल्ली में, और बहुत इंडिया गेट, क्या लोटस टेम्पल, मतलब बहुत सारी जगह घुमाने ले गए मुझे, मूवी दिखाने ले गए, मतलब बाहर खाना खिलाने, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो, जहाँ जो भी मैं बोलती थी, मतलब मेरे बोलने से पहले ही मुझे वो चीज़ें मिल जाती थी। जब भी वो दिन मुझे याद आता है तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे। तो यहाँ मेरे ससुराल का नियम है कि जिसके घर में भी शादी होता है तो उस शादी के बाद जो भी सावन का मंथ आता है, चाहे 2 महीने बाद आए चाहे 6 महीने बाद आए, तो उस सावन के महीने में पूजा होता है। उस चीज़ के लिए मुझे आना था, तो मैं यहाँ फिर गांव पे आ गई। और सावन में उस टाइम रक्षाबंधन भी था, तो मैं यहाँ गांव आ गई। यहाँ पे वो सब पूजा पाठ भी हुआ। मेरा भाई लोग भी, दोनों छोटे भाई मेरे आए थे यहाँ राखी बंधवाने। मेरे पतिदेव भी आए थे छुट्टी लेकर, पूजा में भी शामिल हुए और रक्षाबंधन भी यहीं पे सेलिब्रेट हुआ। फिर उसके बाद वो चले गए यहाँ से, 2-4 दिन रुक के फिर दिल्ली चले गए। छुट्टी ज़्यादा दिन की नहीं मिली थी। फिर इसके बाद मैं खाना बनाना, खाना मम्मी जी के साथ, ढेर सारी बातें करना, हंसी मजाक, कैसे दिन रात कट जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। फिर रात को 2-2 घंटे पतिदेव से फ़ोन पे बात करना, बस ऐसे ही लाइफ कट रही थी। उसके बाद फिर 2020 में पहली बार जो ये कोरोना आया, ये पहली बार से ही हमारे फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरे ससुर जी कोलकाता में थे और उनकी तबीयत वहाँ बिगड़ने लगी, दिन ब दिन ख़राब हो रही थी तबीयत। तो पहली बार जो लॉकडाउन लगा था उतना कुछ खास ये नहीं था, मतलब गाड़ी वाड़ी भी थोड़ी बहुत चल रही थी। तो जब उनका तबीयत ख़राब था, वो अकेले आने की कंडीशन में नहीं थे यहाँ पे, तो मेरे छोटे वाले देवर जी यहीं पे थे। वो गए और जाके पापा को वापस लेके आए। तो यहाँ पे उनकी जो तबीयत है और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और पापा जी को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। मेरे मझले वाले देवर जी हैं, वो भी वहाँ से दिल्ली से यहाँ आए। उस समय मेरे पतिदेव दिल्ली में ही थे और मेरे दोनों देवर लोग यहाँ पे आए। पापा जी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बनारस भर्ती थे पापा जी। उनको कोरोना हो गया था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो पहला लहर आया था कोरोना का, उसमें ज़्यादातर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा था। तो उस टाइम पापा जी को हो गया था और बनारस कम से कम पापा जी आईसीयू में 1 महीने तक एडमिट थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे घर पे आने के बाद धीरे धीरे पापा ठीक हो गए। और उस टाइम में ही जब पापा बीमार, इस दौरान मेरे सबसे छोटे वाले देवर जी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको भी टाइफाइड क्या क्या पता नहीं, उनमें भी कुछ असर आ गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में ही पापा के साथ ही वो रहते थे। मछली वाले देवर जी भी जाते थे वहाँ, हर चीज़ देखना, इंजेक्शन का व्यवस्था करना, दवाई वगैरह, और फिर वापस भी आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं था और लॉकडाउन था। तो सब्जी लाने के लिए घर पे भी कोई नहीं था, मैं और मम्मी जी ही थे दोनों लोग। तो ये बनारस जाते भी थे, 2 दिन वहाँ रह के फिर यहाँ भी आ जाते थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी उस टाइम भी हम लोग झेले, लेकिन थैंक गॉड कि फिर कुछ दिनों बाद पापा जी घर आए, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ तो लॉकडाउन हुआ रखा था। लॉकडाउन में कुछ मैं यहाँ थी, मेरे पतिदेव वहाँ थे, और उसी बीच मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी आया। तो फर्स्ट एनिवर्सरी में लॉकडाउन था, तो वहाँ से यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि गाड़ियाँ चल ही नहीं रही थी, लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, बहुत सारा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, फ्लाइट वगैरह भी बंद था, तो वो चाह के भी नहीं आ सकते थे। बहुत दुखी थे इस बात को लेके कि हमारा पहला शादी का सालगिरह है, लेकिन हम साथ नहीं हैं। फिर भी
फ़ोन करके विश किए, बोले कि जाने दो संध्या, दुखी ना होना, अगले बार हम लोग शादी का सालगिरह दिल्ली में मनाएंगे, बहुत ही अच्छे से मनाएंगे, सबको यहाँ बुलाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, हर साल एनिवर्सरी आना है। तो यहाँ पे मम्मी जी मिठाई वगैरह बंटवा दी और कीर्तन करवा दी मंदिर में, तो जो भी था घर पे शिव चर्चा करवा दी। तो इस तरीके से पहला एनिवर्सरी जैसा भी हुआ बहुत अच्छे से मना। बस पतिदेव की कमी खल रही थी उसमें, फिर भी मैं इस उम्मीद में खुश थी कि कोई बात नहीं, अगले साल जो है बहुत अच्छे से हम एनिवर्सरी मनाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ, गाड़ी वाड़ी चलने लगा, तो मेरे पतिदेव मम्मी जी को कॉल किए और बोले कि मम्मी संध्या को यहाँ भेज दो, खाना वाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, रहेगी तो मतलब सही रहेगा। तो मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, मैं तो भेज ही, लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए नहीं भेज पाई, अब तो गाड़ी वाड़ी चलने लगा है, मैं संध्या को भिजवा देती हूँ, वहाँ रहेगी तो सही रहेगा, तुम लोग को खाना वाना बनाने में दिक्कत होता है और मैं तो अभी ठीक हूँ, मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बीमार रहती हूँ, खाना नहीं बना पाऊँगी, अभी मैं ठीक हूँ, मैं बूढ़ी नहीं हूँ कि मुझे अभी ज़रूरत है कि मुझे मेरी बहू बेड पे ही खाना ला के दे, ऐसे करे, नहीं। जब बूढ़ी हो जाऊँगी और जब इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तब मुझे मेरी बहू का साथ चाहिए रहे। अभी वो तुम्हारे साथ ही रहे तो सही है बेटा, तुम टिकट करा दो, मैं भिजवा देती हूँ, क्योंकि वहाँ तुम लोग को खाना बनाने में दिक्कत हो रहा होगा। फिर मैं वहाँ गई और उस टाइम में वहाँ जब मैं जा रही थी तो मम्मी जी मुझसे बोली कि संध्या देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी का बहुत दिन हो गया, अभी तो ढंग से 1 साल हुआ है, अब बच्चा कर लो, एक बच्चा हो जाएगा तो अपना घर में थोड़ा खुशहाली आ जाएगा, सब तुम भी खुश रहोगे, अपना टाइम पास होगा और मैं भी, मेरे साथ खेलेगा ये वो। तो मेरी मम्मी जी को भी ना ख्वाहिश थी कि लड़की हो, लड़का या लड़की कुछ भी हो, मेरे घर ये भेदभाव नहीं था। पर मम्मी जी की ये सारी बातें मैं सुनी और एक स्माइल लेके बोली कि ठीक है मम्मी जी। फिर मैं जब दिल्ली गई तो वहाँ जाके मैं पतिदेव को बोली कि मम्मी जी ऐसे ऐसे बोल रही थी कि अब बच्चा कर लो, एक हो जाएगा घर में नन्हा मुन्ना, तो अच्छा खासा तुम उसमें लगी रहोगी, तुम्हारा मतलब मन भी लगा रहेगा, है ना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सही तो बोली है मम्मी, एक बच्चा करना अब ज़रूरी हो गया, बीच में पापा का तबीयत ख़राब हो गया, इस वजह से जो है तुम लॉकडाउन हो गया, तुम वहाँ मैं यहाँ, तो उस टाइप का हमें समय ही नहीं मिल पाया। तो चलो अब हम लोग बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, हमारा अपना बच्चा होगा तो तुम, जब हम ऑफिस चले जाते हैं तो उस समय तुम उसके साथ खेलोगी, लगी रहोगी, व्यस्त रहोगी। तो तुम कहती होगी तो आप ऑफिस चले जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता है, तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो मैं तो शुरू से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है मुझे, और मेरे पतिदेव को भी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो चाहते थे कि हमारा एक बच्चा हो जाए, और हम लोग इस तरह का मतलब प्लान करके ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए। नॉर्मली 4-5 मंथ हम लोग ट्राई किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ। हम लोग साथ में हैं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। फिर मैं मम्मी जी को बताई कि मम्मी जी ऐसा है कि हर दूसरे मंथ जब भी मुझे 2-4 दिन के लिए पीरियड मिस होते थे तो मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट जब भी मैं इस टेस्ट करती, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसमें नेगेटिव आ जाता था, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता था, मेरा भी और मेरे पतिदेव का भी, क्या दिक्कत है। फिर मम्मी जी बोली कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे साथ जो था ना, थोड़ा सा मेरा पीरियड जो है लेट करके आता था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग का टेस्ट करा, और लेडी डॉक्टर थी, तो टेस्ट करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड भी था, तो अल्ट्रासाउंड मेरा होना था। मेरे हस्बैंड का जो रिपोर्ट था ना बिल्कुल सही आया था, और मेरे रिपोर्ट में हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम निकल के आया था। और अल्ट्रासाउंड जो हुआ था, उस अल्ट्रासाउंड में मुझे मेरे बच्चेदानी में छोटे छोटे से सिस्ट पाए गए थे, जिसको गांठ बोलते हैं।
तो डॉक्टर हमें बताई कि 6 मंथ का कोर्स होगा मेडिसिन का, जिसमें आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है और ये बच्चेदानी के सिस्ट जो है इसको ठीक करने के लिए 6 मंथ का मेडिसिन चलेगा आपको। इस बीच में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहते भी हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, क्योंकि ये मेडिसिन आपको पहले ठीक करने के लिए दिया जाएगा। जब आप ठीक हो जाएंगी, आपका जो प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस का और बच्चेदानी का जो सिस्ट है, जो गांठ है, इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। मैं बोली ठीक है। उसके बाद मेरी मेडिसिन चलने लगी, मैं दवाई खाती थी। मम्मी जी बोली कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेडीज़ के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता रहता है, तो तुम दवाई खाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, होगा ना, टेंशन मत लो। तो ये चीज़ें मम्मी जी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे। या फिर मेरे पतिदेव भी बोलते थे कि टेंशन मत लो, अभी कौन सा हम बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा होगा, हाँ ठीक है हमें चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है तुमको, तो वो चीज़ें पहले ठीक कर लो। ऐसे ही बहुत अच्छे से दिन बीत रहा था। फिर पतिदेव को छुट्टी मिल रही थी ऑफिस से 1 हफ्ते की, तो बोले कि इस हफ्ते 1 हफ्ते की छुट्टी में कहाँ जाएं हम लोग, चलो वैष्णो देवी घूमने चलते हैं। फिर हम लोग वैष्णो देवी का जो ट्रिप है उसकी तैयारी में लग गए। मेरे हस्बैंड, मैं और इनके एक दोस्त थे, उनकी वाइफ थी और उनके छोटे भाई थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर जी को भी बोले कि तुम भी चलो, तो ये बोले कि मुझे छुट्टी नहीं है, मेरे ऑफिस से छुट्टी नहीं है, मैं बाद में चला जाऊँगा, आप लोग जाइए। फिर हम लोग वैष्णो देवी गए, खूब उधर घूमे, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे पतिदेव के साथ एक वही टूर रहा जो बहुत ज़्यादा यादगार है। फिर हम लोग माता रानी के दर्शन करके वापस आए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो फिर मेरी मम्मी जी से फ़ोन पे बात हुई, बोली कि यहाँ पे आ जाओ, 1 मंथ रह लो, आखिर मेडिसिन चल रहा है, उस बीच प्रेगनेंसी कंसीव तो होगा ही नहीं, और तब तक 1 मंथ वो लोग अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे, एक यहाँ भी आ जाओ मेरे पास में। बोली ठीक है। फिर मैं यहाँ आ गई, मम्मी जी के साथ थी। फिर इसी बीच अचानक मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो पतिदेव भी आने वाले थे। चूँकि थोड़ा बहुत लॉकडाउन उस समय भी था, तो ट्रेन का जो सफ़र है ना, वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, तो लोग ट्रेन से सफ़र करने से डर रहे थे कि हाँ ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था और कोरोना का खतरा बना हुआ ही था, भले ही लॉकडाउन खुल गया था। तो मेरे हस्बैंड फ़्लाइट बुक करके और फ्लाइट से बनारस आए, और बनारस से फिर यहाँ आए। अचानक से मुझे उस टाइम सरप्राइज़ दिए थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब वो आ रहे हैं। ऐसे बोले कि मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मेरे लिए खाना बना के रखना। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई था। शाम को मतलब दोपहर को वहाँ से चले थे और शाम घर आ गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उनको देख के, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे लिए वो फ़्लाइट से आए थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो जब यहाँ आए उस टाइम में ना मम्मी कॉल की, मम्मी बोली कि बेटा शादी के बाद मतलब एक बार भी देखे नहीं हैं अच्छे से, आ जाइए बिटिया को लेके। मतलब मम्मी मुझे बुला रही थी और मेरे पतिदेव को मिलने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि अक्सर मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब ही रहता था। तो मम्मी जी बोली कि बेटा आए हो तुम, फिर चले जाओगे तो ले जाओ संध्या को, ले जाके इसकी मम्मी से मिला दो, तुमको भी देख लेंगी, थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। फिर मेरे पतिदेव मुझे बाइक से लेके यहाँ से गए। बरसात हो रहा था, बहुत ही मस्ती करते हुए, बरसात में भीगते हुए हम लोग गांव गए थे। वहाँ 2 से 3 दिन रुके भी थे हम लोग, और मम्मी बहुत खुश हुई। तबीयत ख़राब था फिर भी बहुत खुश हुई हम लोग को देख के। फिर जब मम्मी से मिलके हम लोग यहाँ गांव आए ससुराल, तो यहाँ पे 2-3 दिन रुके पतिदेव। फिर उसके बाद यहाँ से दिल्ली चले गए। उनको ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, 1 हफ्ते की छुट्टी में ही आए थे। तो फिर जब वो वहाँ चले गए, तो जब वो जा रहे थे तो मम्मी जी बोली कि अभी साथ में संध्या को लेके मत जाओ, मैं छठ पूजा करने वाली हूँ, जब छठ पूजा कर लूँगी उसके बाद मैं छोटे वाले देवर को बोली कि इससे मैं भिजवा दूँगी वहाँ पे। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर पतिदेव चले गए, मैं यहाँ रुक गई
और यहाँ पे रुकने के बाद फिर मम्मी जी छठ पूजा की। और आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब मम्मी जी छठ पूजा कर रही थी तो वो मुझे बोली थी कि जब छठ मैया तुम्हारी गोद भर देंगी, लड़की लड़का कुछ भी दे देंगी, उसके बाद तुम छठ पूजा करना, अभी मैं ही करती हूँ। मैं बोली ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो मम्मी जी ही छठ की थी और अगले दिन खाना बनाई, उन्होंने पारण करा, ढेर सारा आशीर्वाद दी मुझे। अगले दिन मेरी ट्रेन थी और ये सोच सोच के रात भर मम्मी जी रो रही थी कि तू चली जाओगी तो कैसे रहूँगी, अच्छा नहीं लगता है अकेले, लेकिन वहाँ भी तुम्हारा रहना ज़रूरी ही है, उन लोग को दिक्कत होता है खाना बनाने में। मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो आँख से आंसू निकलता था ना मेरे लिए, मैं बहुत क्या बताऊँ, उस चीज़ को मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों से। मतलब उधर पतिदेव की बात है कि यहाँ हम लोग को दिक्कत हो रहा है खाना बनाने में, आ जाओ, और इधर मम्मी जी का प्यार और आंसू, ये दोनों चीज़ों के बीच ना मैं कैसे क्या कर रही थी वो मैं ही जानती हूँ। फिर मैं अपने देवर जी के साथ वहाँ दिल्ली पहुँची। वहाँ वो मुझे पहुँचा के फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गए थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मछली वाले देवर जी, तीनों लोग वहाँ पे थे। और ठंडी का टाइम था, दिल्ली की ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो उस टाइम बहुत ही सही से एक होता है ना अपना लाइफ बनाना, खाना, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, झगड़ा लड़ाई, हर एक चीज़, घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, मतलब बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा चल रहा था हमारी लाइफ में। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम इस चीज़ को लेके दुखी थे, बहुत सही से लाइफ कट रहा था। फिर आई 2021 की होली, मार्च, और मैं इनसे बोली भी कि पिछले होली में हम लोग गांव गए थे, गांव पे कितना सही से होली मनाए थे, इस बार भी होली पे गांव पे चलते हैं। तो ये बोले कि नहीं यार, रहने दो, मतलब होली यहाँ मना लेते हैं और एनिवर्सरी मना लेंगे, अच्छे से एनिवर्सरी मनाएंगे, उसके बाद फिर गांव चलेंगे। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।